I think you remember the Pune terror just happened recently. In the January 2025, in the Pune, there is first case reported of GBS, and in the next 7 days, around 65 cases reported हो गए थे GBS के वहाँ पर पुणे के अंदर. And in the till the March end, 225 cases of GBS was reported there, and in the 225, almost 16 are death and almost around 25 ventilation पे था. And if you see the newspaper, around 5 मई एक न्यूज़ आई थी पुणे के न्यूज़पेपर के अंदर. वहाँ लिखा हुआ था कि there is a 6 or 7-year-old child that stays the longer around 105 days in the hospital due to GBS concerning disease. Okay, so why? ठीक है. So if you see the cuts of these papers, you see important points. Okay, so they mention the 80% had GI symptoms. यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80% पेशेंट के अंदर GI symptoms थे. Okay, और what can be complication according to newspapers? Blood pressure, heartbeat, paralysis, पेशाब छूट सकती है. मीन्स यहाँ पे है बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी हरी और कैन बी स्लो. मीन्स डायरिया अनकंट्रोल. इफ दीज आर अनकंट्रोल्ड, डेथ कैन बी पॉसिबल. मीन्स इन द GBS डेथ कैन बी पॉसिबल. बिल्कुल ट्रू. यस. ओके, these are the important lines. I think you can be remembered by these cutting. The latent period between jejunal infection and onset to GBS is typically 1 to 3 weeks. Okay, and yes, it can be infected by the undercooked poultry, spread by undercooked poultry, water and dairy products. Okay, so यहाँ पे क्या important thing है, जो GBS है वो acute demyelinating polyradiculoneuropathy है. ये टर्म स्पेशली बोला हुआ है मैंने आपको. क्योंकि इस टर्म के अंदर क्या है, ये पूछा हुआ टर्म है. अक्यूट का, इन्फ्लामेटरी का, असेंडिंग या डिसेंडिंग पैरालिसिस दिया था ऑप्शन में, डीमाइलिनेटिंग ऑप्शन में दिया था वहाँ पे. तो आपको क्या रखना है, अक्यूट है बिल्कुल. लेस देन 4 वीक के अंदर प्रेजेंट कर जाएगा पेशेंट. इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसके अंदर, नर्व्स के अंदर. डीमाइलिनेटिंग है क्योंकि डीमाइलिनेशन हो रहा है नर्व्स का. और पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी है. पॉली मीन्स मल्टीपल, रेडिकल्स मीन्स नर्व रूट, और न्यूरोपैथी मीन्स नर्व को अफेक्ट कर रहा है. पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी का सिंपली मीन्स यहाँ पे ये है रेडिकल्स है ना, जो नर्व रूट्स के लिए इन्फेक्ट करते हैं. नर्व रूट्स मीन कि नर्व रूट अफेक्ट हो रही है, वेंट्रल रूट या जो भी, तो वो क्या करेगी, लेके जाएगी सेंसेशन पेन का. तो GBS के केसेस के अंदर आपको पेन मिलेगा, बैक पेन मिलेगा, एकिंग पेन मिलेगा, लेग पेन मिलेगा पेशेंट के अंदर. एंड न्यूरोपैथी मीन्स पेरिफेरल नर्व अफेक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर दी पैरालिसिस आर हैपनिंग. So explain the polyradiculoneuropathy terms. Okay, so next it is ascending paralysis. बिल्कुल right, affecting the legs more than the arms. अब यहाँ पे एक पॉइंट है डीमाइलिनेटेड. देखो, डीमाइलिनेशन होता है वो सेंट्रल, एक्चुअली क्या माइलिनेशन होता है सेंट्रल और पेरिफेरल के अंदर होता है. ठीक है, सेंट्रल के अंदर माइलिनेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट. कैसे याद रख सकते हैं, देखो एक तो C से O बन रहा है, सी को आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे ऐसे करके. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बोली, देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि सेंट्रल के अंदर क्या होता है, कम स्पेस होता है, लेस स्पेस है, तो सिंगल सेल को मल्टीपल वर्क करना पड़ेगा. तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, मल्टीपल नर्व को एक साथ माइलिनेशन करती है. जबकि पेरिफेरी के अंदर जो श्वान सेल मिलती है वो सिंगल एक्सोन के एक पार्ट को क्या करेगी, माइलिनेशन करेगी, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्पेस है उसके पास में सेल्स के लिए. डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है सेंट्रल की MS, NMO, EDEM, PML है. जबकि पेरिफेरी के अंदर क्या है, CIDP या GBS एक प्रकार की डिजीज़ है जो कि पेरिफेरी के अंदर डीमाइलिनेशन है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है. These are the GBS associated with autonomic dysfunction. बिल्कुल यस. कैन बी क्वेश्चन. ठीक है, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन करता है. देखो ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन हमने पढ़ा है LEMS के अंदर भी. हमने ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन लैम्बर्ट-ईटन जो सिंड्रोम पढ़ा था उसके अंदर में हमने पढ़ा था कि इट ऑल्सो अफेक्ट दी ऑटोनोमिक, इट ऑल्सो कॉज दी ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन. और यहाँ पे भी ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन है. माइस्टीनिया ग्रेविस के अंदर कंपेरिजन में पढ़ा था, नहीं करता है वो अफेक्ट. और एक आपने डिजीज़ पढ़ी है अभी GBS. ओके, मोस्ट कॉमन नर्व इफेक्ट कौन सी हो रही है, फेशियल. ठीक है, DTR एब्सेंट होते हैं पेशेंट के अंदर या डिमिनिश होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, CSF के अंदर प्रोटीन रेज मिलता है, प्रियोसाइटोसिस नहीं मिलता है. प्रोटीन रेज कितना रहता है, लेस देन 48, या उसके अंदर नॉर्मल मिल सकता है पेशेंट. बिल्कुल प्रोटीन बिल्कुल राइट लाइन से. एक्चुअली क्या होता है, स्लोली राइज होता है और 7 डेज़ के आसपास ही शायद मैक्सिमम रहता है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये टेबल इसलिए इंक्लूड की हुई है कि मोस्ट कॉमन सब टाइप कौन सा, इट इज़ द अक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी. AIDP इज द मोस्ट कॉमन सब टाइप.
एंड द एंटीबॉडीज़ आर anti-GM1 एंटीबॉडीज़। सिंपल है कि मैंने इस टेबल के अंदर पहले ही पता ही है, एंटी इन्फ्लामेटरी AIDP मोस्ट कॉमन ये है, और आप याद कर सकते हैं गुड मॉर्निंग के टर्म से। आप सुबह मॉर्निंग में उठते सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो anti-GM1 एंटीबॉडी, गुड मॉर्निंग, GM का फुल फॉर्म और कुछ है यहाँ पे, है ना। तो anti-GM1 एंटीबॉडी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पैथोलॉजी के अंदर, ये आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो अक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी है, अक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी और मिलर फिशर सिंड्रोम है। एमन के साथ में होता है anti-GD1 और मिलर फिशर के साथ में होता है anti-GQ1 भी। किसी को ट्रिक पता हो तो मुझे DM कर देना, ठीक है। निमोनिक पता है तो मैं डाल दूंगा। मिलर फिशर सिंड्रोम क्या है? लिमिटेड और रीजनल डिजीज होती है, ठीक है, और ये प्योर सेंसरी फॉर्म से एक प्रकार की। इट अफेक्ट दी इट कैन कॉज, इसका जो ट्रायड वो है एटेक्सिया, ठीक है। उसके अलावा एरिफ्लेक्सिया, ओके, एंड थर्ड इज एरिफ्लेक्सिया, एटेक्सिया एंड ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। ये है। अब देखो यहाँ पे एक डिजीज़ आप पढ़े होंगे ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के नाम से मुझे याद आ रही है, वो है वर्निकी एन्सेफेलोपैथी। वहाँ पे भी ट्रायड रहता है किस किसका? ग्लोबल, गोवा के नाम से जो ट्रिक याद होती है ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। वहाँ पे 6 नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ में क्या होता है? A4 ग्लोबल कन्फ्यूजन, A4 शायद वहाँ पे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो गया। 3 चीज़, ओके, A4 एटेक्सिया है वहाँ पे, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, एटेक्सिया, ग्लोबल कन्फ्यूजन एंड ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। गोवा ट्रिक है शायद उसकी, ठीक है, गोवा, ये ट्रिक थी, है ना, लिख देता हूँ साइड में, गोवा ट्रिक फॉर दी वर्निक्यूल्स। यहाँ पे हम थियामिन देते हैं उसको 500 mg IV। और यदि इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट एल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट हुआ तो आपको पहले थियामिन इंट्रोड्यूस करवाना है, देन यू हैव टू गो फॉर दी D25। नंबर याद रखना है, ट्रिक ये कंसेप्ट मैंने पहले पुराने वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं वीकनेस। देखो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वीकनेस के साथ प्रेजेंट, पहले वीकनेस के साथ साथ में क्या क्या प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट को? देखो वीकनेस नहीं, पहले प्रेजेंट करेगा यहाँ पे पेशेंट किसके साथ में? टिंगलिंग एंड पेन, सेंसेशन एंड नमनेस के साथ में। 50% केस के अंदर पेशेंट को पेन रह सकता है। उसके बाद में कुछ पेशेंट, ऑलमोस्ट 30% केसेस के अंदर पेशेंट को लोअर कैनिला सिम्टम आएंगे और ब्रेन स्टेम अफेक्ट होगा, जैसे ट्रांजिएंट बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल इन GBS, यस, ट्रांजिएंट बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट कैन बी पॉसिबल इन GBS। इन 30% केसेज इफ दीज अफेक्टेड, ये क्या करेगा? लोअर कैनिला को भी इफेक्ट करेगा, तो डिस्फेजिया, डिसआर्थरी होगा, पेशेंट को एस्पिरेशन होगा, डेथ होने के चांस बढ़ जाएंगे। दीज पेशेंट नीड ICU, ओके। और बाकी के जो पेशेंट है 70% ऑलमोस्ट टिंगलिंग सेंसेशन होके, नॉर्मल ट्रांसिएंट होके मोटर सिम्टम के अंदर पेशेंट जाएगा, और दीज आर दी 70-80% कैन बी रिकवर नॉर्मली। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिया हुआ है वो ब्राइटन्स क्राइटेरिया है, मुझे नहीं लगता इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। एंटीसीडेंट केसेस के अंदर क्या होता है, जैसे बताया कि 1/3 केसेस वहाँ पे लिखा हुआ है किसके होते हैं? ऑलमोस्ट 1/3 केसेस ऑफ कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के थे, और 80% वहाँ पे जो यहाँ पे हुआ पुणे के अंदर, उसके अंदर उन्होंने एक तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी मिला, और वहाँ पे पुणे के अंदर कौन सा वायरस मिला? नोवो वायरस मिला वहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट आर दी मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर दी ईटियोलॉजीज? तो रेस्पिरेटरी GIT की प्री इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल सही है, और अक्यूट इन्फेक्शियस प्रोसेस विल टेक 1 to 3 वीक्स। 20 to 30% ऑफ ऑल केसेज लाइक इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, नॉट अबाउट द इंडिया। इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन बाई द कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। अदर है यहाँ पे HHV, CMV, VPV, HIV, हेपेटाइटिस C, जीका, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, स्वाइन फ्लू वैक्सीन से, ओल्ड रेबीज की वैक्सीन से, और रेली बाई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हरीसन ने एक लाइन स्पेशली मेंशन की वहाँ पे कि मेनिंजोकोकल वैक्सीन के अंदर कोई भी इंक्रीज रिस्क नहीं मिला है आज तक। कैन बी रिमेंबर्ड, कैन बी पोटेंशियल क्वेश्चन, ओके। द ट्रीटमेंट इज IVIG और प्लेक्स, और यहाँ पे ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है कि IVIG और प्लेक्स, इसमें से कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, इक्वल रोल है। IVIG कितना है? 2 ग्राम पर किलोग्राम ओवर 3 to 5 days, एंड प्लेक्स है 40 to 50 ml पर kg 4 to 5 times ओवर 7 to 10 days। ये क्या करते हैं? प्लेक्स का मतलब है प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे प्लेक्स मतलब प्लाज्मा एक्सचेंज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कोई रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट। इफ़ कुछ पेशेंट क्या करते हैं, रिलेप्स कर जाते हैं विथ 1 month, तो आपको ब्रीफ ट्रीटमेंट देना है, ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ IVIG देना है, और ये इफेक्टिव होता है। देखो इसका क्लोज DD है CIDP। CIDP का पेशेंट क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि एक पेशेंट अक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है, या एक पेशेंट जो IDP का मोर देन 9 वीक के अंदर भी इंप्रूवमेंट नहीं शुरू कर रहा है, या मोर देन 3 रिलेप्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है, मोर देन 9 वीक, ओके, और मोर देन 3 रिलेप्स के साथ में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है।
तो ये सब क्या है CIDP के अंदर कंसिडर होता है। देखो CIDP इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। फर्स्ट थिंग, द प्रेजेंटेशन कैन बी ए सब एक्यूट क्रॉनिक, इमरजेंसी नहीं है। और यहाँ पे प्रीसीडिंग इन्फेक्शन केस में मिलता है ओनली 30% केस के अंदर मिलता है। कॉज कैन बी इडियोपैथिक सेकेंडरी टू माइलोमा, पोएम्स, HIV, SLE, हॉचकिन। यहाँ पे ANS सिम्टम नहीं मिलेंगे। GBS के अंदर मैंने बोला कि प्रेजेंट रहते हैं। क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे ओनली 20% केस में मिलता है, जबकि AIDP के अंदर 30% केस में मिलता है, ऑलरेडी मैंशन। प्रीसाइज पॉइंट ऑफ ऑनसेट नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे मिलेगा आपको कि 1 2 3 पीक पहले आप हिस्ट्री पूछोगे कि डायरिया की हिस्ट्री थी, या कोई ना कोई अपर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शन की हिस्ट्री देगा पेशेंट, ओके। वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट इन बैड प्रोग्नोसिस GBS के अंदर चाहिए होगा, जबकि यहाँ पे CIDP के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मोर्टलिटी यहाँ पे नहीं मतलब लिखा हुआ एडिशन के अंदर क्लियर लाइन की CIDP से अभी तक मतलब कोई मोर्टलिटी नोटेड नहीं हुई है पर से CIDP से, ओके। यहाँ पे GBS के अंदर मोर्टलिटी नोटेड है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है कि GBS के अंदर स्टेरॉइड का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन CIDP के अंदर स्टेरॉइड आर द ड्रग ऑफ चॉइस, ओके। देखो यहाँ पे क्या होता है ट्रीटमेंट के, जैसे हम बात करते हैं इसकी किसकी बात करते हैं AIDP की। AIDP के अंदर ऐसा होता है IVIG या प्लेक्स 5 to 7 डेज चलेगा, ओके, एंड देन वी विल स्टॉप द IVIG एंड द डिजीज़ विल स्लोली रिकवर हो जाएगी। प्लेक्स और इन दी CIDP इट इज़ अ लॉन्गर ट्रीटमेंट, है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले आपको 5 to 5 डेज देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरी मंथ पेशेंट को वापस बुलाना है IVIG देने के लिए या प्लेक्स के लिए। तो इट इज़ अ लॉन्गर ट्रीटमेंट इन दी CIDP, ओके, नॉट लाइक कि आपने 5 वंस दी और एंड, ठीक है। इट इज़ ए लॉन्गर ट्रीटमेंट, ओके। और यहाँ पे ऐसा होता है कि यदि पेशेंट IVIG से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, या IVIG से इसको साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे सबक्यूट IVIG भी इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और यदि पेशेंट स्टिल नॉट रेस्पॉन्ड, ठीक है, स्टिल नॉट रेस्पॉन्डिंग, ठीक है, वर्सन होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और शायद रिटुक्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी पॉइंट। सो अफेक्टेड सिम्टम यहाँ पे प्रीडोमिनेंट मोटर और मिनिमल सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे सेंसरी इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा रहेगा, ठीक है, प्रोमिनेंट सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। एक्चुअली ये CIDP जो है इसके टाइप पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की डिजीज़ है और किस टाइप का इन्वॉल्वमेंट है, ओके। सो आई होप आई हाईलाइटेड द मेन पॉइंट ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग।